हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो क्लास 11 का जो चैप्टर हमने शुरू किया था, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, उसमें हमने पढ़ा था पहली वीडियो में कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री क्या होता है। फिर हमने द्रव्य यानी कि पदार्थ जो होता है उसके वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन किया। एक भौतिक वर्गीकरण यानी कि फिज़िकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि रासायनिक वर्गीकरण किया। तो चलिए आज की वीडियो में हम कुछ नई टॉपिक्स पढ़ेंगे, नए टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये जो चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, ये केमिस्ट्री की फिज़िकल केमिस्ट्री ब्रांच में आता है, यानी कि भौतिक रसायन में ये आता है। तो इसमें हम कुछ क्वांटिटीज़ यानी कि जो हमारे पास गणनाएं करते हैं, हम जो केमिकल होते हैं उनका क्या करते हैं, हम उनका भार ज्ञात करते हैं, उनकी गणनाएं करते हैं। तो इसलिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए आज के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो वो यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी क्या होती है? किसी प्रयोग में प्राप्त मान वास्तविक मान के कितना समीप है, मापन की यथार्थता कहलाती है। परिभाषा से ही साफ दिख रहा है कि अगर हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, मान लीजिए मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है। अब मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ कि इसमें मुझे क्लोरीन का भार ज्ञात करना है, और मुझे वास्तविक वैल्यू पता नहीं है। लेकिन अगर हम मान लें कि इसकी वास्तविक वैल्यू क्या है, 30.56% है, ठीक है। और अब हमें इसका, ये तो क्या है, इसका वास्तविक मान है, और क्लोरीन का हमें भार ज्ञात करना है। तो अगर हमने पहली विधि से किया, हम अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का भार ज्ञात कर रहे हैं, तो हमने कोई एक विधि ले ली, फिर दो, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने एक बार इलेक्ट्रॉनिक तराजू में तोला और दूसरी बार हमने नॉर्मल में, ठीक है, नॉर्मल में इसका वेट चेक किया। तो अब देखते हैं कि पहली विधि में हमें क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। तो पहली विधि में अगर मुझे क्लोरीन का भार 30.84% प्राप्त हुआ और दूसरी विधि में मुझे 30.78% प्राप्त हुआ, ठीक है। अब क्या है, ये क्या है, औसत प्रायोगिक मान कि प्रयोग में प्राप्त मान। ये क्या है, जब हमने प्रयोग किया तब हमें ये मान प्राप्त हुए। और वास्तविक मान, तो वास्तविक मान के कितने समीप है ये क्या कहलाती है, मापन की यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी कहलाती है। यथार्थता बराबर क्या होता है, औसत प्रायोगिक मान माइनस वास्तविक मान। तो ये तो क्या है, प्रयोग किया गया मान है। तो अगर मैं देखूँ तो पहली विधि में क्या हो रहा है, यथार्थता कैसे निकलेगी, औसत प्रायोगिक मान यानी कि 30.84 माइनस वास्तविक मान यानी कि 30.56 बराबर 0.28%। दूसरी विधि की बात करो तो 30.78 माइनस 30.56, तो इसमें क्या आ जाएगा, 0.22%। अगर मैं यहाँ पर यथार्थता की बात करूँ तो दूसरी विधि में मापा गया मान क्या है, अधिक यथार्थ है, क्योंकि ये क्या है, वास्तविक मान के बहुत समीप है। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, क्योंकि 30.78 30.56 के समीप ही है, ठीक है। इसलिए ये वाली विधि क्या हो जाएगी, अधिक यथार्थ हो जाएगी, या हम कह सकते हैं ये मान क्या होगा, अधिक यथार्थ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं परिशुद्धता यानी कि प्रिसिशन। तो प्रिसिशन मतलब क्या होता है, परिशुद्धता। परिशुद्धता किसी राशि के विभिन्न मापन के मानों की समीपता को प्रदर्शित करती है। जब विभिन्न मापनों के मान एक दूसरे के समीप होते हैं तथा औसत मान के भी समीप होते हैं तो मापन परिशुद्ध कहलाता है। कहना क्या चाहता है कि परिशुद्धता कब होती है, कि मापन परिशुद्ध कब कहलाता है हमारा। तो चलिए देखते हैं कि मापन, विभिन्न मापन के मानों, अगर कोई राशि है, मान लीजिए अगर मैं ग्राम में किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर मैं इस पेन का भार जो है वो ग्राम में कैलकुलेट करता हूँ, तो क्या है कि जो विभिन्न मापन के मान हैं, यानी कि अगर मैं इसको अलग अलग तरीक़ों से इसका वेट कैलकुलेट करूँ, ठीक है, तो इसका मान अलग अलग आएगा।
तो उनका वास्तविक मान से कितने समीप है वो। जैसे यथार्थता में था, यहाँ पर केवल एक मान था कि प्रयोग में जो हमने प्राप्त किया। यहाँ पर क्या है, विभिन्न मापन। तो हमने जब भिन्न भिन्न मापन किया और उसके मानों की समीपता को चेक किया, तब हमने देखा कि अगर जो मापन, विभिन्न मापन के मान एक दूसरे के समीप है और उन सभी का औसत, पहले हमने क्या किया कि पहली विधि में वेट कैलकुलेट किया, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, फिर इनका औसत निकाला। तो हमें ये देखना है कि चारों का जो मान है वो औसत मान और वास्तविक मान के कितना समीप है, तब हमारा मापन क्या कहलाता है, परिशुद्ध कहलाता है। चलिए अब यथार्थता और परिशुद्धता को एक साथ समझते हैं। इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कोई धातु का सिक्का है, किसी भी धातु का, हम सिल्वर लें या गोल्ड लें, किसी का भी कोई सिक्का है। तो सिक्के का भार कितना है, हमें वास्तविक मान सिक्के का कितना है, 10.1564 ग्राम है। हम इसको किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्राम में। तो सिक्के का जो वास्तविक भार है वो कितना है, 10.1564 ग्राम है। अब क्या हुआ कि हमने 3 छात्रों को बोला, ए, बी और सी, कि तुम उनको 4 विधियां दे दी कि इस सिक्के का भार ज्ञात करो। अब हुआ क्या कि जो छात्र ए था, जब उसने पहली विधि से किया तो उसे कितना भार प्राप्त हुआ एक सिक्के का, तो उसे प्राप्त हुआ, मान लेते हैं कि 10.1572 ग्राम भार प्राप्त हुआ। बी ने क्या किया, बी ने भी गणना करी और उसे कितना प्राप्त हुआ, 10.1568 ग्राम। और सी का तो बिल्कुल ही अलग आया, 1.566 ग्राम। तो विधि 1 में देखते हैं कि क्या हुआ, छात्र ए ने कैलकुलेट किया तो वो तो 64 से बहुत ही दूर है। बी का भी थोड़ा पास है, लेकिन किससे दूर है, सी के मापन से दूर है। तो जब सी ने कैलकुलेट किया तो वो किसके समीप आ रहा है, वास्तविक मान के समीप। यानी तो जब मेथड फर्स्ट से सी ने जब इस सिक्के का भार कैलकुलेट किया तो उसे कितना प्राप्त हुआ, 10.1566। तो इससे क्या पता चलता है कि वास्तविक मान प्रायोगिक मान से कितना समीप है, तब क्या कहलाएगा, मापन यथार्थ कहलाएगा। यानी कि सी ने जो मापा वो क्या है, यथार्थ मापन है। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी, सी की एक्यूरेसी बहुत हाई है, जबकि ए की एक्यूरेसी बहुत लो है। ठीक है, यहाँ पर हम इस चीज़ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सेकंड मेथड में जब ए ने गणना की तो उसे सिक्के का भार, जो वास्तविक भार था 10.1564 ग्राम, वो उसे कितना प्राप्त हुआ, 10.1568 ग्राम। वहीं जब बी ने ट्राई किया तो बी को कितना प्राप्त हुआ, 10.1566 और सी को तो 10.1564। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला कि सी की एक्यूरेसी 100% है, यानी कि यथार्थता, क्योंकि उसका जो सिक्के का वास्तविक मान और उसका प्रायोगिक मान दोनों ही क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तीसरी विधि से यानी कि थर्ड मेथड से जब ए ने इस सिक्के का भार कैलकुलेट किया तो उसे कितना प्राप्त हुआ, 10.1570 ग्राम। बी ने किया तो बी को फिर वही वैल्यू प्राप्त हुई, 10.1566 ग्राम, और सी को फिर वही वैल्यू प्राप्त हुई, 10.1564 ग्राम। तो यहाँ पर क्या है, सी के एक्यूरेसी यानी कि सी की यथार्थता 100% है। ठीक है, क्योंकि उसका वास्तविक जो उसका प्रायोगिक मान है वो वास्तविक मान के बिल्कुल समीप है। मतलब समीप क्या है, वास्तविक मान ही उसका क्या है, प्रायोगिक मान है। या हम कह सकते हैं जो उसने प्रयोग में प्राप्त किया है वो बिल्कुल वास्तविक मान के बराबर है। अब फोर्थ मेथड से क्या हुआ कि ए ने जब कैलकुलेट किया तो फिर उसका डिफरेंट वैल्यू आई, किससे, वास्तविक मान से अलग वैल्यू आई कि 10.1574 ग्राम। बी की आई 10.1565 ग्राम और सी की आई 10.1564 ग्राम। तो सी ने तो यहाँ भी बाजी मान ली, उसकी एक्यूरेसी यहाँ भी कितनी है, 100% है। सी की फिर उससे थोड़ी सी कम है, बी की उससे सी से थोड़ी सी कम है, और ए की तो फिर बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत ही कम है यहाँ पर, किसकी, ए की। तो अब अगर हम इनका औसत कैलकुलेट करें तो इन सभी को ऐड कर देंगे और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ रही है हमारे पास वैल्यू, 10.1571 ग्राम, जबकि वास्तविक मान कितना है, 10.1564 ग्राम है। ठीक है, अब देखते हैं कि किसकी वैल्यू ये आती है। बी का औसत भार कितना आया,
हमने चारों विधियों को जो हमें मान प्राप्त हुआ था उनको ऐड किया और उसे 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आया 10.1565 ग्राम। और इसमें कितना आया, सी का कितना है 10.1564 ग्राम। तो अगर हम यहाँ पर देखें इन सभी आंकड़ों से, तो ए ने जितने भी आंकड़े दिए वो ना तो यथार्थ थे और ना ही परिशुद्ध थे। परिशुद्ध का मतलब क्या है, विभिन्न मापन के मानों की समीपता, यानी कि ये मान एक दूसरे के बिल्कुल भी समीप नहीं है। पहले कितना था 7 टू यहाँ पर 6 8, तो ये तो बिल्कुल ही कम हो गया, 6 कम हो गया। फिर यहाँ पर 2 बढ़ा, यहाँ पर 4 बढ़ गया, तो ये तो एक दूसरे के बिल्कुल भी समीप नहीं है। जबकि अगर हम बी का देखें तो बी के आंकड़े ए के आंकड़ों से अधिक परिशुद्ध है, क्योंकि उसके मान क्या हैं, वो एक दूसरे के समीप तो हैं ही, औसत भार के भी बहुत समीप है, ठीक है। और सी के आंकड़े तो अधिक परिशुद्ध हैं और अधिक यथार्थ हैं, या ये हम कहें कि सी की एक्यूरेसी 100% है और परिशुद्धता भी 100% है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला हमें कि जब मान जो हमने विभिन्न विधियों में मापे मान थे, अगर वो सभी एक दूसरे के समीप हों और औसत भार के भी समीप हो, तब हम क्या कहेंगे कि वो मापन क्या है, परिशुद्ध है। और वास्तविक मान और प्रायोगिक मान अगर ये भी बहुत समीप हो, तब हम क्या कहेंगे कि एक्यूरेसी भी क्या है, या फिर हम कहेंगे कि मापन की क्या है, वो यथार्थता कहलाएगी, या फिर हम कहेंगे कि उस मापन की एक्यूरेसी क्या है, बहुत ही अच्छी है। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो है सार्थक अंक, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या होता है सार्थक अंक, कि मापी गई भौतिक राशि में, ये जो हमने मापा, ये सिक्का है, सिक्के का भार कितना है 10.1564 ग्राम, ठीक है। अब इस भार में अंकों की कुल संख्या, इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 और 6, कुल संख्या को हम सार्थक अंक कहते हैं। तो इसमें कुल अंक कितने हैं, 6, तो इसमें कुल सार्थक अंक कितने हो गए, या फिर हम कहें तो 6 कितने हैं, 6 सार्थक अंक हैं। तो सार्थक अंक और कुछ नहीं होता कि मापी गई जो भौतिक राशि होती है उसमें अंकों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। इसमें क्या होता है, अंतिम अंक का मान अनिश्चित होता है, कि ये जो 4 है ये परिवर्तित हो सकता है। जैसे हम देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 1 5 6 6 है, 6 के बाद 6 है, 6 के बाद 4 है, 6 के बाद 4 है, 6 के बाद 4 है। तो यहाँ पर क्या है कि इस 4 की वैल्यू कभी भी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर अगर हम बी के केस में देखें तो वहाँ पर 4 की वैल्यू 8 तक पहुँच गई, 6, फिर 6 और 5 तक पहुँच गई। तो अगर यहाँ पर देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो अंतिम वाला अंक होता है उसका मान क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण की बात करें तो 21.5 सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक है, 1 2 और 3। 15 किलोमीटर में 1 और 2 सार्थक अंक है। तो सार्थक अंक बहुत ही सरल चीज़ है कि क्या है, भौतिक राशि जो हमने मापी उसमें अंकों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। अब सार्थक अंकों का जब हम निर्धारण करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, तो चलिए उन्हें भी पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, सभी गैर शून्य अंक सभी जो गैर शून्य अंक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा सार्थक अंक, सार्थक अंक होते हैं सभी गैर शून्य। गैर शून्य का मतलब क्या होता है, जिस संख्या में 0 ना हो, मतलब कि 0 के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो तो वो क्या कहलाती है, सार्थक अंक कहलाती है। जैसे 146 सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक हैं, 15.41 सेंटीमीटर में 4 सार्थक अंक हैं। दूसरा नियम है कि दी गई भौतिक राशि में प्रथम गैर शून्य अंक के बाएं उपस्थित शून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई संख्या है, जैसे 0.56 सेंटीमीटर, इसी वैल्यू को ले लेते हैं, तो जो प्रथम गैर शून्य मतलब कि प्रथम जो शून्य के अतिरिक्त जो संख्या है और उसकी बाईं ओर उपस्थित जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं कहलाते। तो इसमें केवल कुल कितने सार्थक अंक है, इसमें केवल 2 सार्थक अंक है। कितने अंक हैं, 2 सार्थक अंक है। वैसे ही अगर इसकी बात की जाए तो 0.00312 सेंटीमीटर में कुल कितने सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक है। कौन कौन से, 3 1 2। ये 0 यहाँ पर सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये किससे पहले हैं,
ये नॉन ज़ीरो नंबर मतलब गैर शून्य नंबर से पहले आते हैं, इसलिए ये सार्थक अंक नहीं माने जाते। तीसरा नियम है हमारे पास कि क्या है, दशमलव के दाईं ओर उपस्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि 15.02 सेंटीमीटर या 15.0 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या है, अगर ये क्या है, दशमलव के दाईं ओर है, ये शून्य कहाँ है, दशमलव के दाईं ओर, तो ये भी सार्थक अंक में काउंट होगा। इसलिए क्या है, 1502, इस संख्या में कितने सार्थक अंक है, इसमें कुल 4 सार्थक अंक है। कितने हैं, 4, और इसमें कितने हैं, कुल 3 सार्थक अंक है। ये 0 भी काउंट होगा क्योंकि ये दशमलव के बाद है। अब आखिरी नियम है कि 2 गैर शून्य अंकों के बीच उपस्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। अभी मैंने क्या कहा, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, तो जिनमें 0 नहीं होता वो तो सार्थक होंगे ही, ठीक है। लेकिन 2 गैर शून्य, यानी कि अगर मैं 1 0 है, अगर 1 और 4 है, अगर मैं 0.00 लिख दूं तो ये कुल कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4, क्योंकि ये 0 एक तो दशमलव के बाद भी हैं और क्या है, 2 गैर शून्य अंकों के बीच भी हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे चरघातांकी संकेतन या वैज्ञानिक संकेतन, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो क्या होता है कि कई बार जब हम गणना करते हैं तो हमारे पास कई बार संख्याएं कुछ इस प्रकार आ जाती है। जैसे अगर मान लीजिए 1200 सेंटीमीटर मैंने किसी चीज़ की या किसी चीज़ की लंबाई की गणना की, तो वो कितनी प्राप्त हुई मुझे, 1200 सेंटीमीटर। अब क्या होता है कि किसी भौतिक राशि में जो गैर शून्य अंक होते हैं, उसके बाद गैर शून्य अंक मतलब जो 0 नहीं होते, यानी कि 1 और 2 के बाद अगर 1 या 1 से अधिक शून्य होते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या का निर्धारण करने में अनिश्चितता होती है। अब देखिए यहाँ पर 15.0, इसको हम नॉर्मली 15 सेंटीमीटर भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो गैर शून्य अंक के बाद आने वाले शून्यों से क्या होता है कि सार्थक अंक, अब इसमें 2 सार्थक अंक भी हो सकते हैं और 3 सार्थक अंक भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर नॉर्मली 15 सेंटीमीटर था तो इसमें 2 सार्थक अंक हुए, और 15.0 सेंटीमीटर है तो इसमें 3 सार्थक अंक हुए। अब ये क्या हो जाता है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब हमें अनिश्चितता प्राप्त होती है तो हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ी राशि, जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि 12 लाख, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि क्या है, मान लीजिए एक बहुत बड़ी संख्या है, वो क्या है, 12 लाख किलोमीटर मान लीजिए, और एक मैं कहता हूँ कि 0.0000012 किलोमीटर, ठीक है, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में। अब देखिए ये बहुत ही छोटी राशि है जबकि ये बहुत ही बड़ी राशि है, तो इन दोनों को हम निरूपित करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम सार्थक अंकों को दर्शाने में क्या रहते हैं, असमंजस में रहते हैं कि इसमें कितने सार्थक अंक होंगे और इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। तो चलिए इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, चरघातांकी संकेतन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसे दूर करने के लिए हम वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग करते हैं, जिसका फॉर्मूला है n × 10⁻n। अब देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझना है हमें कि जहाँ पर n क्या है, वो संख्या जिसमें दशमलव के बाईं ओर केवल एक गैर शून्य अंक होता है। अब मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास 1200 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें या तो फिर इसमें 4 सार्थक अंक हो सकते हैं या फिर केवल 2 सार्थक अंक हो सकते हैं। अब इसको दूर करने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया, चरघातांकी संकेतन का। तो मैंने क्या किया, ये जो n है उसकी जगह मैंने 1 लिखा, ठीक है, और 1.2 गुणा गया 10⁻³ लिखा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 10⁻³ का मतलब क्या है कि जो दशमलव है उसके बाद अगर मैं इस दशमलव को हटा दूं तो पहले अगर दशमलव हटेगा और अगर मैं 12 गुणा गया 10⁻² कर दूं तब ये इतना बचेगा, और अब शेष कुछ है नहीं तो 2 0 की जगह हम 2 0 लगा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो ये n है
वह संख्या जिसमें दशमलव के बाईं ओर केवल एक गैर शून्य अंक होता है। तो ये नॉन ज़ीरो नंबर है, किसके पहले, दशमलव के पहले केवल एक ही है, और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, केवल 1 से 9 तक ही हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद सभी आगे दशमलव में चले जाते हैं। अगर मैं इसको सीधे 12 गुणा गए 10 की घात 2 लिख दूँ तो ये भी गलत ही होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और तब क्या प्राप्त होता है हमें, 1.2 गुणा गया 10 की घात 3 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें केवल कितने सार्थक अंक हैं, केवल 2 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं, केवल 2 सार्थक अंक हैं। ठीक है, और ये जो n होता है वो क्या होता है, पूर्णांक होता है। ये माइनस में भी हो सकती है संख्या और प्लस में भी हो सकती है, यानी कि निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि संख्याओं का निकटतम परिसीमन। तो इसके 2 नियम हैं कि यदि गणना में अंतिम अंक के बाद आने वाला अंक 5 से कम या 5 के बराबर होता है तो अंतिम धारित अंक में परिवर्तन नहीं करते। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक संख्या थी, क्या थी, अगर मैं मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मैंने एक छड़ ली और उसकी लंबाई का गणना की मैंने तो 25.64 सेंटीमीटर मिली। तो यहाँ पर जो छड़ की वैल्यू थी वो कितनी थी, 25.64 सेंटीमीटर। अब पहला नियम है हमारे पास कि गणना में जो अंतिम अंक है, यानी कि जो 6 है, उसके बाद अगर कोई अंक आया जो कि 5 से कम है या 5 के बराबर है तो इस 6 में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई यही वैल्यू अगर कुछ इस प्रकार आ जाए 6, 4, 7, 3, 2, 1, तो हम इस पूरी बड़ी वैल्यू को नहीं लिखते बल्कि उसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे 25.6 सेंटीमीटर। तो ये हम कैसे करेंगे, इन नियमों के अनुसार करेंगे। तो अगर 6 के बाद जो अंक आया है, अगर हमें इसे केवल 3 ही सार्थक अंक तक परिसीमित करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है कि 6 के बाद आने वाला अंक 4 है जो कि 5 से कम है, तब हम सिंपल क्या लिख देंगे, 25.6 सेंटीमीटर ही इसका आंसर लिख देंगे। लेकिन जो दूसरा नियम है कि यदि गणना में धारित अंतिम अंक के बाद आने वाला अंक 5 से अधिक हो तो अंतिम अंक में 1 अंक की वृद्धि कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर यहीं पर 25.66 सेंटीमीटर मेरे पास वैल्यू होती तब 6 के बाद आने वाला ये जो अंक है वो 5 से अधिक है, 5 से क्या है, अधिक है। तो इस 6 में हम 1 अंक की वृद्धि कर देंगे, कैसे, 25.7 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर इसी वैल्यू की बात करूँ कि मुझे इसे 4 सार्थक अंक तक बढ़ाना है, अब अगर हमें इसे 4 सार्थक अंक तक बढ़ाना है तो यहाँ पर क्या है, अंतिम अंक 4 है, तो उसके बाद अगर मैं देखूँ तो 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तब मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, 25.65 सेंटीमीटर लिख दूँगा। तो संख्याओं का निकटतम परिसीमन हम इस प्रकार करते हैं। उसके बाद लास्ट आता है सार्थक अंकों की गणना। तो जोड़ना व घटाना और गुणा भाग ये क्या होते हैं, नॉर्मल हमारे पास गणनाएं होती हैं। तो अब क्या था कि अगर कोई चीज़ है जिसका वजन कितना है, 2.6 किलोग्राम है, दूसरी है 3.44 किलोग्राम। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये क्या है, दशमलव के 1 स्थान तक है, क्या है, और यहाँ पर दशमलव के 2 स्थान तक वैल्यू ली गई है। तो यहाँ पर जो कम है, यहाँ पर 2 सार्थक अंक है, कितने सार्थक अंक हैं, 2, और यहाँ पर 3 सार्थक अंक है। तो ये जो 6.04 kg है उसको हम निकटतम परिसीमन कर देंगे। अगर इनको जोड़ा हमने और उसके बाद 6.04 है तो अंतिम अंक यहाँ पर क्या है, 0 है। तो 0 और अंतिम अंक के बाद आने वाला अंक जो 4 है वो 5 से कम है, तो यहाँ पर हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और सीधे क्या लिख देते हैं, 6.04 kg। वैसे ही क्या होता है, घटाने में भी होता है कि सार्थक अंक, जो सार्थक अंक होते हैं, यहाँ पर कुल कितने सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक है, और यहाँ पर 4 सार्थक अंक है। तो इसको भी हमें 4 सार्थक अंक, चाहे कितने भी, अगर यहाँ पर 10 सार्थक अंक भी होते और यहाँ पर 2 सार्थक अंक होते तब भी जो लास्ट में जो वैल्यू आती उसको हम केवल 2 सार्थक अंकों तक ही निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर कम सार्थक अंक वाली संख्या कितनी है, ये है, और वो कितने सार्थक अंक है, 4। तो जो हमारी परिणाम आएगा या जो रियल वैल्यू आएगी वो कितनी होनी चाहिए, 4 सार्थक अंकों वाली होनी चाहिए। तो जब हमने इसको घटाया
तब हमें क्या वैल्यू प्राप्त हुई 13.528। अब इसमें अंतिम अंक कौन सा है, अगर हमें 4 तक करना है तो अंतिम अंक यहाँ पर 2 हो रहा है और 2 के बाद आने वाला अंक क्या है 8 है जो कि 5 से बड़ा है। तब हम इस 2 में 1 की वृद्धि कर देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम गुणा में करेंगे, यहाँ पर 5 सार्थक अंक है, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 3 सार्थक अंक है। तो हमें जो आने वाली जो वैल्यू होगी इसको हमें इतना बड़ा नहीं लिखना है, केवल 3 सार्थक अंक तक ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि निकटतम, अगर हम 3 तक ही करना है तो अंतिम अंक 6 हो रहा है और 6 के बाद आने वाला अंक जो 7 है वो 5 से बड़ा है। तब हम इसमें 1 की वृद्धि कर देंगे, इस 6 में हम 1 की वृद्धि कर देंगे। तब निकटतम परिसीमन के बाद हमारा आंसर क्या आएगा 77.7। वैसे ही भाग करने में होता है, यहाँ पर 6 सार्थक अंक है और यहाँ पर 3 सार्थक अंक है, तो जो परिणाम में आएगा वो भी 3 सार्थक अंकों वाली ही संख्या होनी चाहिए। जबकि हमें यहाँ पर कितनी दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि यहाँ पर 8 सार्थक अंक है और हमें चाहिए कितने 3। तो 3 के लिए यहाँ पर 7 है, 7 अंतिम अंक है 3 सार्थक अंकों के लिए। 7 के बाद आने वाली संख्या 5 है जो कि 5 के ही बराबर है, तो हम अंतिम अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और इसको सीधे सीधे 5.97 लिख देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे।